साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ऐवान इक़बाल में वकला से खिताब कर रहे हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, मोहतरम असलम ज़ार साहब, मुअज़्ज़िज़ राना साहब चुप करें और ख़वातीन व हज़रात, मुझे कानून दानों के इतने बड़े इज्तिमा में आकर दिली खुशी महसूस हो रही है और मैं आपकी तशरीफ आवरी पर आपका बेहद मशकूर हूँ। चुप करें भाई, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। मियां साहब की तकरीर सुने, मियां साहब की तकरीर सुने। राना साहब, मियां साहब की तकरीर सुने। बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। अब तकरीर सुने डिसिप्लिन से। Nobody will slogan. Nobody will slogan. Please have a seat. अब मियां साहब की तकरीर होगी, उसके अंदर कोई स्लोगन नहीं। प्लीज। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ कि आप यहाँ पर आज तशरीफ लाए हैं। आप हर रोज अदालती मुकदमे लड़ते हैं। मैं भी कई सालों से अवाम की बड़ी अदालत में पाकिस्तान और जमहूरियत और अवाम का मुकदमा लड़ रहा हूँ। मेरी आज आपसे ये मुलाकात भी इसी मुकदमे की एक कड़ी है। पाकिस्तान और वकला का रिश्ता तहरीक आज़ादी और वतन अजीज़ में जमहूरियत के इस्तेकाम के हवाले से ख़ुसूसी अहमियत रखता है। 1930 में पाकिस्तान का तसव्वुर पेश करने वाले अजीम शायर अल्लामा इकबाल भी पेशे के एतबार से वकील थे। उनके ख्वाब को ताबीर की शक्ल देने वाले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी एक वकील थे और क़याम पाकिस्तान के बाद आमरीत के ख़िलाफ़ और जमहूरियत के हक़ में जो भी तहरीक उठी, वकला उसका हरावल दस्ता थे। जमहूरियत की जंग लड़ने वाले सियासतदान को भी हमेशा बार रूम्स के प्लेटफॉर्म मैसर आए। माजी करीब में आपने आमरीत का निशाना बनने वाले जज साहबान की बहाली और अदलिया की आज़ादी के लिए एक जानदार तहरीक चलाई, सख्तियाँ बर्दाश्त की, अपनी जिंदगियाँ कुर्बान की। मकसद सिर्फ ये था कि अदालतें आमरों के जबर से आज़ाद कराई जाए। मैं नहीं समझता कि ये जदोजहद किसी फर्द वाहिद या चंद अफराद के लिए थी। ये अदलिया की आज़ादी, आइन की सरबुलंदी, कानून की बालादस्ती और इंसाफ की हुक्मरानी के लिए थी। ये आप ही की जदोजहद थी कि ना सिर्फ जज बहाल हुए बल्कि आवाम के दिलों में ये एतमाद भी पैदा हुआ कि अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की हुक्मरानी होगी। मैं तहरीक पाकिस्तान, जमहूरियत की बहाली और अदलिया की आज़ादी में वकला के किरदार का तस्करा इसलिए कर रहा हूँ कि वो हमेशा इन मकासद के मशल बरता रहे हैं। इस एतबार से
आज भी आप पर यानी वकला पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। नहीं नहीं नहीं, बहन एक मिनट, मैं अपने बहनों भाइयों से बहनों से गुजारिश करूंगा, इधर मेरी बात सुन लें और अभी नारे न लगाएं। शुक्रिया, पहले बात सुने बेटे, नारे न लगाएं, बात सुने, सामने बैठे शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। नहीं बस बेटा, बस बस भाईजान। तो आज भी बेटे पहले तकरीर सुन। वकला पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अल्लामा इकबाल की फिक्र और कायद आज़म के किरदार की रोशनी में पाकिस्तान में जमहूरियत के इस्तेकाम और आईन और कानून की हुक्मरानी के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। ये भी एक तल्ख हकीकत है कि आमरीतों को जवाब करने के लिए तरह तरह के नुक्ते तराशने करने वालों का ताल्लुक भी वकला ही से था। आज भी आपको ऐसी आवाज़ें सुनाई देंगी जो जमहूरियत, आइन और कानून की बात करने वालों पर तानाज़नी करती हैं। आपके सामने मेयार सिर्फ एक होना चाहिए और वो ये मेयार सिर्फ एक होना चाहिए और वो ये कि अगर आज बानिए पाकिस्तान कायद आज़म जिंदा होते तो किस कबीले में खड़े होते, ये सोचने वाली बात है। ख़वातीनो हज़रात, आप पैनामा की दास्तान से पूरी तरह वाकिफ़ हैं। आप ये भी जानते हैं कि इस फहरिस्त में शामिल सैकड़ों लोगों में मेरा नाम तक नहीं, और आपको इस बात की भी खबर है कि ये मामला सामने आते ही मैंने पेशकश की सुप्रीम कोर्ट के किसी इज्जतमाब जज का कमीशन बिठाकर तहकीकात कर दी जाए। कई हफ्ते मुझे अदालत की तरफ से जवाब नहीं मिला। इसी दौरान ऑपोजिशन के बाद हलकों के मुतालबे पर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहबान पर मुश्तमिल कमीशन की तश्कील पर भी रजामंदी जाहिर की। फिर TORs को इशू बना लिया गया। ये मसला हल करने के लिए हमने जमातों पर मुश्तमिल एक पार्लियामेंट्री कमेटी कायम कर दी, लेकिन वहाँ पर भी कोई लचक नहीं दिखाई गई। असल मसला क्या था? असल मसला ये था कि मामले को गलियों और सड़कों पर लाकर ऐसी फिजा पैदा की जाए जिससे क्राइसिस पैदा हो जाए। और क्राइसिस पैदा किया जाए। एक मिनट। और आपको ये भी याद होगा बात सुन ले बेटे। कि जब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस दायर की गई तो अदालत ने उन्हें फ्रिवलेस यानी फजूल और बेमानी करार दे दिया। फिर एक धरने और इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने का ऐलान हुआ। उसके साथ ही फजूल और बेमानी पिटीशंस मोतबर ठहरी और उनकी समाअत शुरू हो गई। बाद में जो कुछ हुआ सब आपके सामने है। एक फैसला 20 अप्रैल को और दूसरा 28 जुलाई को सामने आया। इन फैसलों के बारे में आप मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर जानते थे कि मैं आपको एक बात सुनाऊं। मेरा गला थोड़ा ख़राब है। अगर आप नारे लगाएंगे तो फिर मैं बात नहीं कर पाऊंगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप नारे ना लगाएं, आखिर तक मेरी बात सुन लें और फिर उसके बाद जितने मर्जी नारे लगाएं। ये वादा रहा, ये वादा है। सामने अभी आपने वादा किया मेरे साथ। वादा
अभी आपने मेरे साथ वादा किया है, फिर मैं बस यहाँ अभी प्लीज आपसे गुजारिश है कि आप बैठ जाएं। बैठ जाओ, अभी बैठ जाएं। मेरी तकरीर आज मेरी तकरीर लंबी नहीं है। अगर आपने वादा किया है तो वादा निभाएं। एक फैसला 20 अप्रैल को और दूसरा 28 जुलाई को सामने आया। इन फैसलों के बारे में आप मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं, लेकिन चंद सवालात ऐसे हैं जो माहिरीन कानून ही नहीं, आम शहरी को भी परेशान करते हैं। आम शहरी भी परेशान हो रहा है। और सवाल क्या है? पहला सवाल, क्या आज तक कभी ऐसा हुआ है? आप सब सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं और कौम से भी पूछ रहा हूं, आपसे भी और पाकिस्तानी कौम से भी, क्या आज तक कभी ऐसा हुआ है कि व्हाट्सएप कॉल्स के पुरइसरार तरीके से तफ्तीश करने वालों का इंतखाब किया गया हो? बस आप मुझे हाँ या नहीं में बस जवाब दें। या ठीक है, यस और नो में जवाब दें। दूसरा सवाल, क्या आज तक इस नो के इल्जामात, इस किस्म के इल्जामात की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की JIT तश्कील दी है? तीसरा सवाल, एक हाथ नीचे करें। तीसरा सवाल, क्या कौमी सलामती और टेररिज्म, दहशतगर्दी से हटकर किसी मामले की तहकीक और तफ्तीश के लिए खुफिया एजेंसियों के अरकान को जिम्मेदारी सौंपी गई है? चौथा सवाल, फोर्थ क्वेश्चन, क्या आज तक सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने ऐसी JIT की हमा वक्त निगरानी की है? पांचवा सवाल, क्या किसी भी पिटिशनर ने दुबई की कंपनी और मेरी तनख्वाह की बुनियाद पर मेरी नाअहली की इस्तदा की थी? छठा सवाल, क्या कोई भी अदालत वाज़े मुल्की कवानीन को नजरअंदाज करके मतलब के मायने तलाश करने के लिए किसी डिक्शनरी का सहारा ले सकती है? सातवां सवाल, बस यस और नो दें। नहीं, यस और नो भाई, नहीं, आपने नारा नहीं, मैंने आपसे वादा लिया कि यस और नो में जवाब दें। सातवां सवाल, क्या हमारी 70 साला तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि किसी एक मुकदमे में 4 फैसले सामने आए हों? आठवां सवाल, क्या कभी वो जज साहबान भी फिर से, यानी दोबारा, क्या कभी वो जज साहबान फिर से हतमी फैसले वाले बेंच में शामिल हुए जो पहले ही अपना फैसला दे चुके हों? नौवां सवाल, क्या उन जज साहबान को भी JIT की रिपोर्ट की बुनियाद पर कोई फैसला देने का हक था
जिन्होंने सुने अभी सुने, मैं जरा आस्था आवाज में बात करता हूं ताकि मेरी जो गले की खराबी है वो जरा आप तक आवाज पहुंचे। बस भाई प्लीज बात ना करें आपस में, सवाल मुकम्मल सुन लें। क्या उन जज साहिबान को भी JIT की रिपोर्ट की बुनियाद पर कोई फैसला देने का हक था, जिन्होंने JIT रिपोर्ट देखी तक नहीं और ना उस पर बहस सुनी, ना समाअत के मरले में शरीक हुए? अगला सवाल, क्या पूरी अदालती तारीख में कभी ऐसा हुआ कि ना सिर्फ नैब की कार्रवाई बल्कि ट्रायल कोर्ट की मॉनिटरिंग के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जज का तकर्रर कर दिया जाए जो पहले ही खिलाफ फैसला दे चुका हो? प्लीज अभी सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्या सुप्रीम कोर्ट के एक जज की मॉनिटरिंग के नीचे ट्रायल कोर्ट का जज आजादाना काम कर सकता है? और क्या ये मामला अदलिया की आजादी के असूल के मुताबिक है? आखिरी सवाल, क्या नैब को अपने कवायद ज़वाबित से हटकर काम करने के लिए कोई अदालती हदायत दी जा सकती है? मुअज़्ज़िज़ वकला साहबान, आपसे बेहतर कौन जानता है आपसे मुअज़्ज़िज़ वकला साहबान, आपसे बेहतर कौन जानता है कि ज़ाब्ता फौजदारी के तहत अंदराज मुकदमा के लिए रजू की मजाज अदालत कौन सी है? 22A और 22B ज़ाब्ता फौजदारी के तहत ये इख्तियार एक एडिशनल जज की अदालत का है, जबकि इस मुकदमा में बराह रास्त अदालत उज़्मा से रजू किया गया है। आप ये भी जानते हैं कि नैब के कानून के तहत मुज़य्यन तरीक़ाकार की रोशनी में रेफरेंस फाइल होने से पहले कंप्लेंट, उसकी तस्दीक, फिर इंक्वायरी और फिर इन्वेस्टिगेशन के मराहिल का पूरा होना लाजिम है और एक शहरी हर मरला को अदालत आलिया के सामने चैलेंज करने का हक रखता है। ये सिर्फ जरा प्लीज तवज्जो दें, ये सिर्फ चंद सवालात हैं। कहाँ है माइक? किधर है? ये सिर्फ चंद सवालात हैं। ये सवालात हर पाकिस्तानी पूछ रहा है
कानून से मामूली सी शुद्ध बुद्ध रखने वाला शख्स पूछ रहा है। हमने अपनी रिव्यू पिटिशन में इन सवालात को भी उठाया है। सारा मकसद ये है कि गलत बुनियादों पर गलत अंदाज में किया गया ये फैसला वापस लिया जाए। हमने देखें, हमने इस फैसले पर अमल दरामद में लम्हा भर की ताखीर भी नहीं की। मैं फौरी तौर पे अपने मनसब से दस्तकश हो गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक गलत और अफसोसनाक नज़ीर बनाने वाले इस फैसले को दिलो जान से तस्लीम भी कर लिया जाए। ऐसे फैसले पर अमल दरामद के बावजूद उन्हें तस्लीम नहीं किया जा सकता। हमारी तारीख में इस तरह के कई फैसले मौजूद हैं जिन पर अमल दरामद तो हो गया, लेकिन उन्हें कभी इज्जत और तौकीर नहीं मिली। तमीजुद्दीन केस से जफर अली शाह केस तक ऐसे फैसले किस निगाह से देखे जाते हैं आपको अच्छी तरह मालूम है। वकला समेत मुआशरे के तमाम बाशऊर तबकों और पाकिस्तानी आवाम ने इस फैसले पर अपना रद्द अमल दे दिया है। ये रद्द अमल आता रहेगा क्योंकि ये फैसला अब पब्लिक प्रॉपर्टी बन चुका है। तारीख ने इसे भी उन्हीं फैसलों वाली अलमारी में डाल दिया है जो बेतौकीर हो चुके हैं। मुझे इस फैसले के उन असरात का दुख नहीं जो मेरी ज़ात पर पड़े। मैं माजी में भी इस तरह के फैसलों का निशाना बनता रहा हूँ। पहले भी अपना मामला अल्लाह और अवाम पर छोड़ दिया, अब भी अल्लाह और अवाम पर छोड़ रहा हूँ। लेकिन मुझे इस बात का दुख ज़रूर है कि इसकी जद तरक्की और खुशहाली के उस सफ़र पर पड़ी जो बड़ी हमवारी से जारी था। उसकी जद आइन पर पड़ी जिसकी एक शिक की मनमानी तशरीह और ताबीर ने मुंतखब अवामी नुमाइंदों के सरों पर मुस्तकिल तलवार लटका दी है। इसकी जद उन आइनी शिकों पर पड़ी है जो हर पाकिस्तानी को फेयर ट्रायल का हक देती है। इसकी जद इंसाफ के उस अमल पर पड़ी जो किसी भी मुहज़्ज़म मुआशरे की पहचान होता है। सदियों का मुसल्लमा असूल है मेरे वकला भाइयों और बहनों, सदियों का मुसल्लमा असूल है कि इंसाफ न सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि एक ऐसे फैसले के तौर पर बदकिस्मती ये है कि इसे एक ऐसे फैसले के तौर पर याद रखा जाएगा जिसमें सिरे से इंसाफ हुआ ही नहीं और कदम कदम पर दिखाई देता रहा कि इंसाफ नहीं हो रहा। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि ऐसे फैसले खुद अदलिया के वकार, एतबार और साख पर भी मनफी असरात डालते हैं। अदलिया की बहाली और आज़ादी के लिए पाकिस्तानी आवाम ने और वकला ने तारीख साज जदोजहद की है, अपना लहू दिया है। अगर इस सब कुछ के बाद भी इंसाफ और कानून की हुक्मरानी का यही हाल है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अदलिया पर अवामी एतमाद का आलम क्या होगा। मुझे बर्फ देना है। मोहतरम वकला साहबान, आपका शुमार पढ़े लिखे
बाशऊर तबके में होता है। पूरी मुल्क की तारीख आपके सामने है। 14 अगस्त 1947 से आज तक सियासी तारीख पर नजर डालिए, इसका जायजा लीजिए। आपका शुमार पढ़े लिखे बाशऊर तबके में होता है। सुने प्लीज प्लीज, पूरी मुल्क की तारीख आपके सामने है। 14 अगस्त 1947 से आज तक की तारीख पर नजर डालिए, इसका जायजा लीजिए। ऐसा इसलिए जरूरी है कि हम उस बीमारी का सुराग लगा पाए जो 70 सालों से हमें खा रही है, जिसने आइन की हुक्मरानी और कानून की बालादस्ती को सवालिया निशान बना दिया है। हमने इसी माह आज़ादी की 70 सालगिरह मनाई है। इन 70 सालों की मुख्तसर तारीख ये है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बालिग राय दही की बुनियाद पर पहले आम इंतखाबात पाकिस्तान बनने की 23 साल बाद 1970 में हुए। अवाम को अपने नुमाइंदे चुनने का मौका मिला, जिन्होंने आइन भी बनाना था और मुल्क का नज़्म व नस्क भी चलाना था। इन इंतखाबात के नताइज को तस्लीम नहीं किया गया और मुल्क 2 टुकड़े हो गया। कहने को हम जमहूरिया कहलाते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर 4 डिक्टेटरों ने 23 बरस तक बराह रास्त हुक्मरानी की। बाकी 37 साल कोई 18 वज़ीर आज़म के हिस्से में आए और हर डिक्टेटर को औसतन 8.5 साल मिले और हर वज़ीर आज़म को औसतन 2 साल मिले। 2 साल। सकूते ढाका के बाद 1973 का आइन तैयार हुआ। इस आइन में आइन तोड़ने और बजोर तख्ता उलटने को आर्टिकल 6 में जुर्म करार दिया गया। इस आइन की उम्र अब 44 साल हो चुकी है। इन 44 सालों में डिक्टेटरों के हुक्मरानी का अरसा 20 साल है और बाकी के 24 साल तकरीबन 12 वज़ीर आज़म इसके हिस्से में आए। इंतखाबी अमल के नतीजे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भरपूर अवामी हमायत मिली। पहले उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और फिर फांसी चढ़ा दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो अवामी मकबूलियत के इंतखाबात जीतने वाली दूसरी शख्सियत थी। वो 2 बार मुंतखब हुई। दोनों बार उनकी हुकूमत फारिग कर दी गई। बिलाखिर वो कत्ल कर दी गई। अवाम ने 3 बार मुझे अपनी मोहब्बत से नवाजा। पहली बार 58(2)B की तलवार से मुसल्लह एक सदर ने मुझे घर भेज दिया और दूसरी बार एक डिक्टेटर ने मुझे वज़ीर आज़म हाउस से उठाकर अटक किले में डाल दिया। मुझे हाई जैकर करार देकर कैद सुनाई और फिर जलावतन कर दिया गया। पाकिस्तान के अवाम ने मुझे तीसरी बार एतमाद से नवाजा। अब के बार एक अदालती फैसले ने मुजरम करार देकर नाअहल कर डाला। जुर्म क्या है? क्या है जुर्म? जुर्म यह है कि मैंने अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह क्यों नहीं ली। इस तारीख का हासिल ये है कि 70 बरस के दौरान कोई एक वज़ीर आज़म भी अपनी आईनी मियाद पूरी नहीं कर सका। कुछ लोग कहते हैं, सुनो,
कुछ लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ की किसी से नहीं बनती। मुमकिन है, भाई सुने, मुमकिन है मुझ में कोई ऐसी कमी या कमजोरी हो, लेकिन लियाकत अली खान से लेकर आज तक किसी एक की तो बनती। क्या 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 18 के 18 क्या 18 के 18 वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे? ये है वो सूरत हाल जिसकी इस्लाह होनी चाहिए। इसे आप तब्दीली कहें या इनकलाब, लेकिन इस मर्ज का इलाज इंतहाई ज़रूरी हो चुका है और इस मर्ज का इलाज हुए बगैर ये मुल्क अब आगे नहीं बढ़ सकता। 70 सालों पर मुहित इस अफसोसनाक तारीख का धारा हमें मोड़ना होगा। अगर हम इसे ना मोड़ सके तो खुदा न खास्ता वतन अजीज किसी हादसे का शिकार हो सकता है और गैर मुस्तहकम जमहूरी निज़ाम और वज़ीर आज़म के साथ सलूक की ये मुल्क बड़ी भारी कीमत अदा कर चुका है और इसके अवाम भी। अब इसे किसी नए इम्तिहान में ना डाला जाए। मुअज़्ज़ज़ वकला कराम, आज की तकरीब के ज़रिए मैं पूरी कौम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसने मुझे अपनी बेपनाह मोहब्बत से नवाजा। मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, कायदे पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया। बड़ी इमाम की बस्ती इस्लामाबाद से दाता की नगरी तक अवाम ने जिस आना और पुरजोश अंदाज में मेरा इस्तकबाल किया, उसने मुझे नया हौसला दिया। इस 4 रोज़ा सफ़र के दौरान अवाम की अदालत ने अपना फैसला भी सुना दिया। मैंने उनके दिलों का दर्द महसूस किया है और अपने वोट के तकद्दुस की तड़प भी। मैंने उनकी आंखों में गुस्सा भी देखा है और सब कुछ बदल डालने की उमंग भी देखी है। मेरे भाई और बहनों, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मेरे भाई और बहनों, कितना सितम है, कितना सितम है कि उनके वोट के साथ आज पाकिस्तान के वोटरों के साथ वही सलूक हो रहा है जो उनके वालिदैन और फिर नाना दादा के वोट के साथ हो रहा था। कायदे आज़म ने कहा था अवामी राय कभी गलती पर नहीं होती, लेकिन यहाँ बार बार दर्ज दिया गया कि अवामी राय हमेशा गलती पर होती है। अवामी राय को मुस्तरद करने के लिए मुंतखब पार्लियामेंट्स को घर भेजा गया। मुंतखब वज़ीर आज़म से मुजरमों जैसा सलूक किया गया। अवाम के वोटों की ताकत से हुकूमतों में आने वाले 2-2 साल बाद घर भेजे जाते रहे और अवामी राय की नफी करते हुए आइन को पामाल करने वाले कई दहाइयाँ हुकूमतें करते रहे। इस सिलसिले का सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि आइन के तकाज़ों के बरक्स हमारी अदालतें आमरों के इक़दामात को शर्फ़ कबूलियत बख्शती रहीं।
बल्कि उन्हें आइन में मनपसंद तरमीमें करने और उसका हुलिया बिगाड़ने की खुली छुट्टी भी देती रही। जहां हमारी वकला बरादरी के कुछ लोग ऐसे गैर जमहूरी इक़दामात की वकालत करते रहे, वहां ऐसे जज भी देखने को मिले जिन्होंने अपने आईनी हलफ से इनहराफ करते हुए आमरों की शख्सी वफादारी का हल्फ उठाया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ताकत और अदालत के इस गठजोड़ ने मुल्क और कौम को किस तरह आमरीत के शिकंजे में जकड़े रखा। देखो कौन आया, मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। देखो देखो कौन आया। और दूसरी तरफ किस तरह सियासतदान इस गठजोड़ का निशाना बनते हुए फांसियां चढ़ते, जेलों में सड़ते और मुल्क बदर होते रहे। आज तक कोई आमिर आइन शिकनी की सजा नहीं पा सका। हजूर, ये है वो सूरत हाल जिसे बदलना होगा। उन सुराखों को बंद करना होगा जहां से बार बार जमहूरियत और अवामी नुमाइंदों को डसा जाता है। बैलेट बॉक्स की हुर्मत कायम करना होगी। वोट की पर्ची से फूटने वाले इख्तियार और इक़्तिदार को अहमियत देना होगी। पार्लियामेंट बनाने, मुल्क चलाने और कौमी मफाद के मुताबिक हिकमत अमली तय करने का इख्तियार अवाम के नुमाइंदों के पास होना चाहिए। हमारा आइन भी ये कहता है कि तमाम कायनात पर इख्तियार मुतलक सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है और ज़मीन पर अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदूद के अंदर ये इख्तियार पाकिस्तान के अवाम को हासिल है, जिसे एक मुकद्दस अमानत का दर्जा हासिल है। कौन आया, कौन आया, कौन आया, कौन आया। देखो देखो कौन आया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं कि क्या अवाम को अपना ये इख्तियार इस्तेमाल करने का मौका मिला। क्या इस मुकद्दस अमानत में बार बार खयानत नहीं होती रही। क्या मुसलसल ऐसा नहीं होता रहा कि अवाम ने अपना ये आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए किसी को क़यादत का हक सौंपा और किसी ने अपना गैरानी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए अवाम के इस फैसले को पांव तले रोन डाला। ख़वातीन व हज़रात, मैं जिस डायलॉग या मुकालबे की बात कर रहा हूं, उसका मकसद यही है कि हम बीमारी का तयन करें और उसका इलाज भी तजवीज़ करें। हम आईन पाकिस्तान के मुताबिक अवाम की तरफ से अता करदा मुकद्दस अमानत के तौर पर अपना इख्तियार इस्तेमाल करने को यकीनी बनाएं। मेरी जदोजहद या तब्दीली की ख्वाहिश या इनकलाब की आरज़ू का हासिल यही है कि इस मुल्क की तकदीर बदले, इसके 20 करोड़ अवाम की तकदीर बदले, उनका हक़ हुक्मरानी उन्हें दिया जाए
उनके वोट का तकद्दुस बहाल किया जाए। वोट की बेहुरमती की वजह से मुल्क दो लख्त हुआ और वोट की बेहुरमती की वजह से हम कौमों की बरादरी में एक तमाशा बने हुए हैं। ये है वो मामला जो कौमी डायलॉग का मरकजी मौजू होना चाहिए। हम पूरी संजीदगी और नेक नीति के साथ इस मामले का आगाज करना चाहते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, कौन आया, कौन आया, जिला खुशहाली आलो, देखो देखो कौन आया। बजने पे बजने ने तुम्हारा रंग सजने पे सजने ने नियत नारे लजने पे मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। भाई स्टेज को छोड़ो, स्टेज को छोड़ो, स्टेज को पकड़ के रखो। मियां साहब के पास करो, मियां साहब। हम पूरी संजीदगी और नेक नीति के साथ इस मकालमे का आगाज करना चाहते हैं और मैं ये भी वाज़ेह कर दूं कि मेरी ज़ात को इस बहस से बाहर रखा जाए। मैं अपनी बहाली नहीं, अवामी हक के हाकमियत की बहाली चाहता हूँ। और इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने मुस्लिम लीग ने एक कमेटी के क़याम का फैसला किया है। ये कमेटी सियासतदानों, वकला, असातिज़ा, मीडिया पर्सन्स, दानिशवरों, ताजरों और मजदूरों समेत सिविल सोसाइटी के तमाम तबकों से मकालमे का आगाज़ करेगी। मुझे तवक्को है कि तमाम तबकात मुल्क और कौम की तकदीर बदलने के लिए इस अमल की कामयाबी में अपना हिस्सा डालेंगे। ये एक कौमी मिशन है, तहरीक पाकिस्तान की तरह की एक तहरीक है और तहरीक पाकिस्तान के कायदीन उन्हीं की तरह आपको इस तहरीक में अपना हिस्सा डालना चाहिए। मैं आपसे तवक्को करता हूँ कि वकला साहबान इसमें अपना हिस्सा डालेंगे और इसको कामयाब बनाएंगे इंशाअल्लाह। मैं इंशाअल्लाह जब गला बेहतर हो जाएगा मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन आज मुझसे वादा करें आप इसमें अपना भरपूर हिस्सा डालेंगे। एक दफा फिर भरपूर हिस्सा डालेंगे, वकला भरपूर हिस्सा डालेंगे। नवाज शरीफ ऐवान इकबाल में मुस्लिम लीग लॉयर्स की जानिब से कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे कानूनदानों के इज्तिमा में शिरकत करके खुशी महसूस हुई है। मुझे कानूनदानों के इतने बड़े इज्तिमा में आकर बेहद खुशी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि माजी में भी इस तरह के फैसलों का निशाना बनता रहा हूँ, लेकिन अब इस रविश को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। बदकिस्मती से ये है कि ऐसे फैसले के तौर पर याद रखा जाएगा कि सिरे से इंसाफ हुआ ही नहीं। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि ऐसे फैसले अदलिया की साख पर मनफी असरात डालते हैं। अदलिया की बहाली के लिए वकला ने जद्दोजहद की, अपना लहू दिया। जाते जाते साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने वकला से ये अहद लिया कि इस तमाम तर सूरत हाल को आगे बढ़ाने के लिए वकला उनका साथ देंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ वकला से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं भी पाकिस्तान जमहूरियत और अवाम का मुकदमा लड़ रहा हूँ। आज का खिताब इस मुकदमे की कड़ी है। तस्वीर पाकिस्तान पेश करने वाले अल्लामा इकबाल भी पेशे के एतबार से वकील थे और मैं खुशी महसूस करता हूँ कि मैं वकला से खिताब कर रहा हूँ।